वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो है इवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉ। जैसे कि आपको पता है कि जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है उसके अंदर हम बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट यूनिट के अंदर हम डिफरेंट लॉ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें इवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉ समझ लेना चाहिए कि आगे जो एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो लॉ आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमारे सिलेबस में हैं और कौन से हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे कि हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उसको क्या करती है, फॉलो अप करती है किसके थ्रू, जो भी अपनी कंपनीज हैं जो लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर, और जो जहाँ पर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा क्या एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ें फॉलो होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हम इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं लेबर लॉ के अंदर। इसके अलावा हम ये देख रहे थे कि जो इक्वलिटी होती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होती है, ठीक है ना, उसको भी हमने समझा था। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या होता है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, और जो अपने आने वाले टॉपिक्स जो हैं जैसे लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग है एम्प्लॉय की, और जो हम पढ़ेंगे लॉ फॉर वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस के अंदर से हम पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 और माइंस एक्ट 1952। यहाँ पे जो अपने सिलेबस के अंदर जो रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 भी है। ये जो आपके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 और माइंस एक्ट 1952 ये अपने सिलेबस में नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमने डिफरेंट लेबर लॉ पढ़े हैं, इसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, तो हमने प्रोविजंस के अंदर ये देखा था कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। और हमने ये भी देखा था कि जो इंडिया है, इंडिया क्या है, एक फाउंडर मेंबर ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, फाउंडर मेंबर है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो कम इनटू एक्सिस्टेंस कब हुआ था, 1999 के अंदर। और जो इंडिया है, इंडिया जो उसका परमानेंट मेंबर्स के अंदर है वो 1922 के ईयर्स में हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 3 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ILO, इंडिया इज ज्वाइन विद मेंबरशिप ऑफ ILO। एट प्रेजेंट ILO के जो 187 मेंबर हैं, वो जो ILO की जो गवर्निंग बॉडी है वहाँ पे आप देखेंगे तो ILO क्या है, गवर्नमेंट और जो अपने सोशल पार्टनर लाइक वर्कर हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में क्या है कि इंटरमीडिएट है। और ILO का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 3 ऑर्गन ऑफ ILO कौन कौन से हैं, जैसा कि आप देखें, जैसे ILO के अंदर फर्स्ट आता है आपका, 3 ऑर्गन के अंदर फर्स्ट जो आता है वो आता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली ऑफ द ILO। जो आपकी जनरल असेंबली ऑफ ILO है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसके अलावा एक गवर्निंग बॉडी भी रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ILO। और ILO का जो ऑफिस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो इसका सेक्रेटरीट का पार्ट होता है। ये 3 जो हैं आपके ऑर्गन हैं किसके, ILO के। इससे पहले हमने देखा था कि जो ILO है, ILO क्या करता है, ILO का जो हम जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें हमने ये समझना है कि ILO के एस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ILO है क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्ट है क्या। और ILO जो है स्टैंडर्ड को कैसे सेट करता है, सेटिंग द लेबर स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, और डेवलपिंग पॉलिसीज एंड डिवाइजिंग प्रोग्राम फॉर प्रमोट डिसेंट वर्क। जैसे कि हमने पढ़ाई था कि ILO क्या है, पॉलिसीज या प्रोग्राम बनाता है ताकि जो लेबर्स या वर्क के फील्ड में अच्छे वर्क हो सके, हम एम्प्लॉय के वेलफेयर पर ध्यान दे सकें। अब हम बात करते हैं जो अपना लॉ ऑफ वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देखें कि कोई भी वर्कर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे कोई वर्कर है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वो किस लिए जुड़ा हुआ है, वो वेलफेयर के लिए जुड़ा हुआ है। वो वहाँ पे जो एम्प्लॉई है उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। तो यहाँ पे हम
वर्किंग कंडीशन को यदि हम अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो वर्किंग कंडीशंस को सुधारेगी। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ एंटरप्राइजेज एंड द वेलबींग ऑफ द वर्कर एंड देयर फैमिलीज। कि यदि वर्किंग कंडीशंस लेबर की अच्छी हैं तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, तो प्रोडक्टिव भी रहेगा। इसके अलावा हम देखें कि जो इक्वलिटी वाला प्रिंसिपल हमने देखा था कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ जो है सभी को क्या देखता है, इक्वली देखता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट है, एम्प्लॉई हैं, इनके बीच में इंटरमीडिएट होकर ये लॉ वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये चीज़ें वहाँ पे पूरी हो रही हैं, कि वहाँ पे इक्वलिटी है या फिर नहीं है। यदि वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है और वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और एम्प्लॉई जो हैं लॉ के सामने क्या है, इक्वलिटी हो, मतलब सबको लॉ के राइट सेम मिले। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमाइजिंग करना पड़ेगा ऐसी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स का, और हमें सेफ्टी प्रिकॉशन को लेना पड़ेगा जो एम्प्लॉई की वर्किंग कंडीशन को क्या करें, सेव कर सकें। तो यहाँ पे जो शेड्यूल 7 है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, जो एंट्री नंबर 24 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही बता रहा है कि यदि हमें वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर किसके वेलफेयर की, वेलफेयर ऑफ लेबर, ठीक है ना। चाहे उसकी वर्किंग कंडीशन की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हो, चाहे हम उसके प्रोविडेंट फंड की हम बात कर रहे हो, एम्प्लॉयर की क्या लाइबिलिटी है। यदि एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज दे रहा है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर की कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होंगी, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो वो कौन कौन सी लाइबिलिटी हो सकती हैं। वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो कैसे हम करेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन जिसको हम बोलते थे। और ये हम जो देखें कि जो पेंशन्स बेनिफिट हैं, इसके अलावा हमने देखा था कि यदि एम्प्लॉय हमारे फीमेल एम्प्लॉय हैं तो उसको कहीं ना कहीं मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का प्रोविज़न है कि यदि एम्प्लॉय मैटरनिटी बेनिफिट ले रही है तो उसको 180 डेज या आपका 6 मंथ का क्या मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगा। तो हमने ये देखा कि आने वाले जो भी अपने यूनिट्स हैं उसके अंदर यदि हम लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो हमें उसको किसकी हेल्प से समझना होगा, हमें फैक्ट्री एक्ट 1948 की हेल्प से समझना होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 की हेल्प से समझना पड़ेगा, और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 की हेल्प से समझना होगा। और लास्ट में आपका है जो माइन एक्ट 1952। तो इसमें से जो हमारे सिलेबस में है वो फर्स्ट दोनों हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझा है कि जो एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है, वर्किंग कंडीशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हम एम्प्लॉय के राइट्स की, फंडामेंटल लेबर लॉ की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की यदि हम बात करें, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, तो ये चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पूरी करनी है, तो इसको हमने इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लॉ पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम यही समझेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लॉ की का जो खाली एम्प्लॉय वेलफेयर से ही काम नहीं चलेगा, हमें एम्प्लॉय वर्किंग कंडीशन सुधारने से ही नहीं काम चलेगा, हमें कुछ और चीज़ें भी फॉलो करनी हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।